कल्पना कीजिए, मौत की सजा सुना दी गई है, फायरिंग स्क्वाड बिल्कुल सामने तैयार है, और फिर आखिरी लम्हे में माफी का फरमान। ये कोई नॉवेल का सीन नहीं था, बल्कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की जिंदगी की एक दहला देने वाली हकीकत थी। बिल्कुल। और ये जो नाटकीय घटना है ना, ये उनके असाधारण जीवन और उनके इतने गहरे लेखन को समझने की बस एक कह सकते हैं कि एक चाबी है। आज हम श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों के आधार पर दोस्तोयेव्स्की के पूरे जीवन पर एक नजर डालेंगे। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, उनके उतार चढ़ावों, उनके विचार कैसे बदले, सब कुछ। हाँ, और ये सफर कोई सीधा रास्ता तो था नहीं। मॉस्को में गरीबों के अस्पताल में बचपन बीता, फिर सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ी पहचान मिली, शुरुआती साहित्यिक कामयाबी, और फिर अचानक साइबेरिया का वो कठोर निर्वासन, और वहां से निकलकर फिर विश्व साहित्य के शिखर तक पहुंचना। ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है ना? कतई नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कर्ज है, जुए की भयानक लत है, बीमारी है, और हाँ, विश्वास और गहरे शक के बीच एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। और यही सब संघर्ष उनके महान उपन्यासों की आत्मा है। हम देखेंगे कि कैसे उनके जो निजी अनुभव थे वो उनके किरदारों में, उनके विचारों में झलकते हैं। तो चलिए दोस्तोयेव्स्की की इस जटिल और सच कहूं तो बहुत आकर्षक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है 1821 में मॉस्को से। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। पिता डॉक्टर थे और परिवार रहता था गरीबों के लिए बने मारिंस्की अस्पताल के कैंपस में ही। इसका क्या असर पड़ा होगा उन पर? असर बहुत गहरा। मतलब बचपन से ही उन्होंने बीमारी, गरीबी, इंसानी तकलीफों को बहुत नज़दीक से देखा, और ये चीज़ें उनके लेखन में बार बार लौट कर आती हैं। वो अक्सर समाज के हाशिए पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी दिखाते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साहित्य से भी उनका नाता जल्दी जुड़ गया। उनकी नैनी थी अलेना फ्रोलोवना, वो कहानियां सुनाती थी। माँ ने बाइबल से पढ़ना लिखना सिखाया, और पुश्किन, गोगोल, शिलर जैसे लेखकों का असर उन पर बहुत कम उम्र में ही पड़ गया था। ये दिलचस्प है। एक तरफ वो कठोर असलियत, दूसरी तरफ किताबों की दुनिया। लेकिन फिर जिंदगी में मुश्किलें भी जल्दी आ गई हैं ना? हाँ बिल्कुल। 1837 में जब वो टीनेजर ही थे, उनकी माँ की टीबी से मौत हो गई। पिता का रवैया वैसे भी थोड़ा सख्त था। उन्होंने उन्हें और उनके भाई मिखाइल को सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिया, मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। जबकि दोस्तोयेव्स्की की दिलचस्पी तो लिटरेचर में थी। इंजीनियरिंग और लिटरेचर, बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ, और फिर 2 साल बाद 1839 में उनके पिता की भी मौत हो गई। ऑफिशियल वजह तो स्ट्रोक बताई गई, पर कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि शायद नौकरों ने। खैर, और कहते हैं कि शायद इसी दौरान उन्हें मिर्गी के दौरे के पहले संकेत मिले थे। ये बीमारी फिर जिंदगी भर उनके साथ रही। और सेंट पीटर्सबर्ग में ही एक और चीज शुरू हुई जिसने बाद में बहुत परेशान किया, जुआ। हाँ, जुए के लत। इंजीनियरिंग के बाद कुछ वक्त सेना में काम भी किया, पर मन तो लिखने में ही रमता था। और फिर आया 1846। वो साल अहम था। क्यों? क्या हुआ 1846 में? 1846 में उनका पहला उपन्यास छपा, पुअर फोक, और वो रातों रात छा गए। उस जमाने के जो सबसे बड़े क्रिटिक थे, विसारिन बिलिंस्की, उन्होंने जबरदस्त तारीफ की, कहा कि यह नया गोगोल है। इसी दौरान उन्होंने द डबल भी लिखा, जिसमें एक आदमी के डबल पर्सनैलिटी का जिक्र है। वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक टाइप का था, हालांकि वो उतना चला नहीं। लेकिन ये जो शुरुआती सफलता मिली, ये उन्हें एक नई दिशा में भी ले गई। वो कुछ वैचारिक बहसों में शामिल होने लगे। हाँ बिल्कुल। वो पेत्राशेव्स्की सर्कल नाम के ग्रुप से जुड़ गए। ये लोग क्या करते थे कि जार का शासन, सेंसरशिप, किसानों की गुलामी यानी सर्फडम, इन सब मुद्दों पर चुपके चुपके डिस्कस करते थे। जाहिर है उस वक्त ये सब बोलना खतरनाक था। और वहीं पे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, उन्होंने बेलिंस्की का एक बैन किया हुआ खत पढ़ा और दूसरों को भी पढ़वाया, जिसमें ज़ारशाही और चर्च की आलोचना थी। बस यही बात सरकार को पता चल गई। और फिर अप्रैल 1849 में गिरफ्तारी हो गई। हाँ, उन्हें और सर्कल के बाकी मेंबर्स को पकड़ लिया गया। आरोप लगा राजद्रोह का। जार निकोलस प्रथम उस वक्त यूरोप में जो क्रांतियां हो रही थी उनसे डरे हुए थे, तो कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं थे। 8 महीने उन्हें पीटर ओ पॉल किले की कालकोठरी में रखा गया, और फिर दिसंबर 1849 में मौत की सजा सुना दी गई। और यही वो घटना घटी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो मॉक एग्जीक्यूशन वाला, सेमेनोव्स्की स्क्वायर पर फायरिंग स्क्वाड के सामने। और आखिरी पल में सजा बदल दी गई। साइबेरिया में 4 साल की सख्त कैद और फिर मिलिट्री सर्विस। ये तो एक तरह का मानसिक टॉर्चर हुआ। बिल्कुल।
सोचा समझा मनोविज्ञानिक खेल था ये। जरा सोचिए उस अनुभव का क्या असर हुआ होगा। मौत के मुंह से वापस लौटना, ये घटना दोस्तोयेव्स्की के जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। आप उनके लेखन में देखेंगे ये विषय बार बार आते हैं। मौत का सामना, गुनाह का एहसास, सजा और फिर अचानक मिलने वाली माफी या कहें कि ईश्वरीय कृपा, ये उनके जीवन और कला का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। इसके बाद शुरू हुआ वो लंबा दौर साइबेरियाई निर्वासन का। पहले 4 साल ओम्स की जेल में, कतोरगा जिसे कहते थे, बहुत सख्त मेहनत वाला काम। वो अनुभव कैसा रहा होगा? भयावह। उन्होंने इसे बाद में अपने उपन्यास द हाउस ऑफ द डेड यानी मृतकों का घर में लिखा भी। शायद ये रूसी जेल लाइफ का पहला इतना सच्चा चित्रण था। वहां क्या था कि जो पढ़े लिखे राजनीतिक कैदी थे जैसे दोस्तोयेव्स्की, उन्हें आम क्रिमिनल कैदी सज्जन कहकर नफरत करते थे। अच्छा, आपस में भी तनाव था। हाँ, बहुत। फिर लगातार निगरानी, गंदगी, हिंसा और सबसे बढ़कर जो उन्होंने लिखा कि एक पल के लिए भी अकेले न रह पाना। कहते थे ये सबसे भयानक यातना थी। सोचिए 24 घंटे आप दूसरों से घिरे हुए हैं। लेकिन शायद इसी माहौल में, इसी नरक में उन्होंने इंसान के स्वभाव को और गहराई से समझा, है ना? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि इंसान सिर्फ रोटी या लॉजिक से नहीं जीता। उसकी आज़ादी की इच्छा, अपनी मर्जी चलाने की जो चाहत है, जिसे रूसी में वोलिया कहते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त होती है। उन्होंने देखा कि कैसे कैदी छोटे छोटे तरीकों से बगावत करते थे या फिर जुए या शराब में थोड़ी देर की आज़ादी खोजते थे। यही उन्हें इंसान के मन की जो अतार्किक, इर्रेशनल गहराइयां हैं, उनका पता चला। और इसी दौरान उनका एक बड़ा वैचारिक और आध्यात्मिक बदलाव भी आया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेल में उन्हें पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही किताब मिली थी, न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल का नया नियम। उसे वो बार बार पढ़ते थे और इससे वो एक गहरे धार्मिक अनुभव से गुजरे। पहले वो पश्चिमी यूरोप के जो उदारवादी, समाजवादी विचार थे, उनसे प्रभावित थे, लेकिन अब उनसे उनका मोहभंग हो गया। अच्छा, तो किस तरफ झुकाव हुआ? उनका झुकाव हुआ रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म की तरफ और रूस के जो आम किसान थे, उनके मूल्यों की तरफ। उनका जो विश्वास था वो अब तर्क पर आधारित नहीं रहा, वो ज्यादा अंदरूनी, ज्यादा मिस्टिकल हो गया। फिर 1854 में जेल से रिहाई हुई, लेकिन साइबेरिया से मुक्ति नहीं मिली। कई साल वहीं अनिवार्य मिलिट्री सर्विस करनी पड़ी। वहीं उन्होंने मारिया ईसाइएवा से शादी भी की, लेकिन शायद वो रिश्ता भी आसान नहीं था। नहीं, वो शादी बहुत खुशगवार नहीं रही। खैर, आखिरकार 1859 में पूरे 10 साल बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग लौट पाए। पुलिस की निगरानी तब भी थी उन पे। वापसी के बाद उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। हाँ, जोर शोर से। अपने भाई मिखाइल के साथ मिलकर व्रेम्या यानी समय नाम की एक पत्रिका निकाली। 1862 में पहली बार पश्चिमी यूरोप गए, लंदन, पेरिस। लेकिन वहां का जो माहौल था, पूंजीवाद, मटेरियलिज्म, उसे देखकर वो बहुत निराश हुए। लंदन का जो मशहूर क्रिस्टल पैलेस था, वो उन्हें इंसानी आत्मा से खाली भविष्य का एक डरावना सिंबल जैसा लगा। और इसी दौर में उनकी निजी जिंदगी में फिर से उथल-पुथल मची। वो जुए की लत और एक प्रेम संबंध भी था शायद। हाँ, जुए की लत तो बेकाबू होती जा रही थी और पोलिना सुस्लोवा नाम की एक युवती थी, उनके साथ उनका रिश्ता भी बहुत तूफानी और दर्द भरा रहा। और फिर आया 1864 का साल। वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा। क्या क्या हुआ उस साल? एक के बाद एक मुसीबतें। उनकी पत्रिका व्रम्या एक लेख के चक्कर में बंद कर दी गई। उनकी पत्नी मारिया, जो लंबे समय से बीमार थी, उनकी मौत हो गई। फिर कुछ ही महीनों बाद उनके प्यारे भाई मिखाइल का भी निधन हो गया और मिखाइल के परिवार की जिम्मेदारी, उनके कर्जे, सब दोस्तोयेव्स्की पर आ गए। वो पूरी तरह टूट चुके थे और भयानक कर्ज में डूब गए थे। इतनी निराशा, इतनी उथल-पुथल, लेकिन कहते हैं कि इसी दौर से एक कमाल की रचना निकली, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी तहखाने से नोट्स। ये क्या था? हाँ, ये एक तरह की विस्फोटक नोवेला थी। ये उस समय एक विचार बहुत चल रहा था, रैशनल ईगोइज्म का। मतलब कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए लॉजिक से काम करता है। दोस्तोयेव्स्की का जो अंडरग्राउंड मैन है, वो इस विचार पर सीधा हमला करता है। वो चीख कर कहता है, नहीं, इंसान इर्रेशनल है, अपनी मर्जी का गुलाम है, वो अपनी तकलीफों से चिपका रहता है, वो 2 और 2 5 भी कह सकता है, सिर्फ अपनी आज़ादी जताने के लिए। अरे वाह! इसे अक्सर मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिस्ट लिटरेचर की शुरुआत माना जाता है। यानी व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें और गहरा सोचने पर और ज्यादा मौलिक होने पर मजबूर किया। और इसके बाद तो उनके सबसे महान उपन्यासों का दौर शुरू हुआ। हाँ, लेकिन संघर्ष वो अभी भी जारी था।
1866 में आया क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। ये रस्कोलनिकोव नाम के एक नौजवान की कहानी है। वो मानता है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होते हैं जिन्हें समाज की भलाई के लिए कानून तोड़ने, यहाँ तक कि हत्या करने का भी हक है। ये उपन्यास जबरदस्त हिट रहा। लेकिन सफलता के बाद भी पैसों की तंगी खत्म नहीं हुई और एक मजेदार किस्सा है, शायद द गैम्बलर यानी जुआरी लिखने से जुड़ा। बिल्कुल। एक प्रकाशक था स्टेलोव्स्की, बड़ा चालाक। उसने दोस्तोयेव्स्की से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि अगर वो एक तय तारीख तक नया उपन्यास नहीं देते तो उनके आने वाले सारे लेखन का अधिकार उस प्रकाशक को मिल जाएगा। समय बीता जा रहा था और दोस्तोयेव्स्की ने एक शब्द नहीं लिखा था। वो फंस गए थे। फिर क्या हुआ? अब दोस्तों ने सलाह दी कि भाई एक स्टेनोग्राफर रख लो जो तुम बोलते जाओ और वो लिखती जाए, तेजी से काम होगा। और वो स्टेनोग्राफर थी अन्ना ग्रिगोरिएवना स्नित्किना। हाँ, 20 साल की अन्ना। और कमाल ये हुआ कि दोस्तोयेव्स्की ने सिर्फ 26 दिनों में उन्हें पूरा उपन्यास द गैम्बलर डिक्टेट कर दिया, जो उनके अपने जुए के अनुभवों पर आधारित था। सिर्फ 26 दिन में? हाँ, और इसी दौरान दोनों में नजदीकी बढ़ी और 1867 में उन्होंने शादी कर ली। अन्ना उनसे उम्र में 25 साल छोटी थीं, लेकिन बहुत ही समझदार, बहुत प्रैक्टिकल। उन्होंने न सिर्फ दोस्तोयेव्स्की के सारे कर्जे संभाले, बल्कि उनके मुश्किल स्वभाव और उनके रिश्तेदारों की जो मांगें थीं, उनको भी झेला। सच कहें तो अन्ना ने ही उन्हें वो स्थिरता दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। शादी के बाद वो लोग कई साल विदेश में रहे, कर्जदारों से बचने के लिए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। लेकिन वो जुए की लत अब भी पीछा कर रही थी। हाँ, वो लत जारी रही। अन्ना की डायरी में इसका बड़ा दर्दनाक जिक्र मिलता है, कैसे वो पैसे हार जाते थे, फिर माफी मांगते थे, फिर वही करते थे। इसी दौरान उनकी पहली बेटी हुई, सोनिया, लेकिन पैदा होते ही उसकी मौत हो गई। ये एक और बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। इतनी मुश्किलों के बीच भी वो लिखते रहे। हाँ, कमाल की बात है। इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने 2 और बड़े उपन्यास लिखे। 1869 में द इडियट यानी बुद्धू, इसमें उन्होंने प्रिंस मिश्किन के रूप में एक पूरी तरह से सुंदर, मतलब एक आदर्श ईसाई व्यक्ति बनाने की कोशिश की। इस उपन्यास में मिर्गी के दौरे से ठीक पहले जो एक परमानंद की स्थिति होती है, उसका भी बहुत अच्छा चित्रण है। और फिर 1872 में आया डीमंस, राक्षस या आसुरी शक्तियां। ये किस बारे में था? ये उस समय रूस में जो क्रांतिकारी कट्टरपंथ फैल रहा था, जिसे निहिलिज्म कहते हैं, जो हर पुरानी व्यवस्था, नैतिकता, धर्म सबको नकारता था, उसकी बहुत तीखी आलोचना थी। ये असल में निचायव नाम के एक क्रांतिकारी की कहानी से प्रेरित था, जिसने अपने ही एक साथी की हत्या कर दी थी। अच्छा, फिर वो रूस वापस कब लौटे? 1871 में वो रूस वापस आ गए। कुछ समय एक पत्रिका का संपादन भी किया, द सिटीजन नाम से, लेकिन वो काम उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। ब्यूरोक्रेटिक झमेला बहुत था। और फिर 1876 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें एक लेखक से कहीं ज्यादा एक बड़ी हस्ती बना दिया। आप ए राइटर्स डायरी की बात कर रहे हैं? एक लेखक की डायरी? बिल्कुल। ये एक मंथली पत्रिका थी जिसे वो अकेले ही लिखते थे और खुद ही छापते थे। इसमें वो उस वक्त की घटनाओं पर, कोर्ट के मामलों पर, अपनी यादों पर, लिटरेचर पर, यहाँ तक कि भविष्यवाणियों पर भी लिखते थे। और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग उन्हें अब सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक गाइड, एक पैगंबर की तरह देखने लगे। पूरे रूस में उनकी आवाज सुनी जाने लगी। और इसी दौरान उनकी वो विचारधारा पोश्वेनेचिस्त्वो, वो भी और साफ हुई। इसका क्या मतलब था? पोचवा का मतलब है मिट्टी या जमीन। तो ये विचारधारा रूसी जड़ों पर, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर, आम लोगों के जो मूल्य हैं उन पर जोर देती थी। और पश्चिमी यूरोप का जो मटेरियलिज्म था, उसकी नकल का विरोध करती थी। हालांकि ये पुराने जो स्लैवोफाइल्स थे, उनकी तरह पश्चिम को पूरी तरह नकारती नहीं थी। ये एक ऐसे रूस का सपना देखती थी जो अपनी जड़ों से जड़ा हो, मजबूत हो, लेकिन साथ ही दुनिया के लिए खुला भी हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ रही थी, उनकी सेहत गिर रही थी। हाँ, स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था, मिर्गी के दौरे बढ़ रहे थे, फेफड़ों की बीमारी, एम्फिसीमा, वो भी गंभीर होती जा रही थी। और 1879 में एक और दुखद घटना हुई। उनके छोटे बेटे अलियोशा की भी मिर्गी के दौरे से मौत हो गई। ये उनके लिए एक और बहुत गहरा सदमा था। इतने दुख के बावजूद अगले ही साल 1880 में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। हाँ, अपने जीवन का शायद सबसे यादगार सार्वजनिक भाषण। मॉस्को में महान कवि पुश्किन की मूर्ति का अनावरण हो रहा था उस मौके पर। इस भाषण में उन्होंने पुश्किन को रूसी आत्मा का प्रतीक बताया और कहा कि रूस का मिशन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सभी संस्कृतियों को समझना और उन्हें एक तरह से एकजुट करना है। कहते हैं उस भाषण का असर जबरदस्त हुआ था।
अभूतपूर्व, गजब का असर हुआ। वहां दोनों तरह के लोग थे, पश्चिमी विचारों के समर्थक भी और स्लोवोफाइल्स भी, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। दोस्तोयेव्स्की के भाषण ने जैसे जादू कर दिया। दोनों खेमों में सुलह सी हो गई। उनके पुराने साहित्यिक विरोधी इवान तुर्गनेव, उन्होंने भी उन्हें गले लगा लिया। भीड़ ने उन्हें सचमुच एक पैगंबर कहकर पुकारा। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक ऐतिहासिक घटना बन गया। और इसी साल उनका आखिरी और शायद सबसे महान उपन्यास आया, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, यानी कारामाज़ोव बंधु। इसे तो दुनिया के सबसे महान उपन्यासों में गिना जाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये उपन्यास इतने बड़े सवालों से जूझता है। विश्वास और शक, पाप और पुण्य, दुख का मतलब क्या है, ईश्वर है या नहीं, पिता की हत्या। इवान कारामाज़ोव का वो ग्रैंड इंक्विजिटर वाला जो चैप्टर है, या फादर जोसिमा के जो उपदेश हैं, ये सब इंसान के अस्तित्व की उन गहराइयों को छूते हैं जहां पहुंचना आसान नहीं। ये उनके जीवन भर के जो अनुभव थे, जो मंथन था, उसका निचोड़ था एक तरह से। लेकिन इस शिखर पर पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। हाँ, ज्यादा समय नहीं मिला उन्हें इस सफलता का आनंद लेने का। 9 फरवरी 1881 को सेंट पीटर्सबर्ग में फेफड़ों से खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एक असाधारण जीवन का अंत। बिल्कुल, एक जीवन जो भयानक त्रासदियों से, संघर्षों से, गलतियों से, बीमारियों से भरा था। लेकिन उसी जीवन ने उतनी ही गहरी मानवीय संवेदना और अंतर्दृष्टि से भरी कला को जन्म दिया। तो हमने देखा कि कैसे दोस्तोयेव्स्की की जिंदगी का लगभग हर बड़ा अनुभव, वो मॉस्को का बचपन, वो मॉक एग्जीक्यूशन, साइबेरिया की कैद, जुए की लत, अपनों की मौत, विचारों का संघर्ष, सब कुछ सीधे उनके लेखन में उतर आया। ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, वो उच्च यथार्थवाद या रियलिज्म इन हायर सेंस के लेखक थे। वो सिर्फ सतह नहीं दिखाते थे, वो इंसानी आत्मा की गहराइयों में उतरते थे। विचारों का जो टकराव होता है, विश्वास और शक के बीच जो लड़ाई चलती है, उसको सामने लाते थे। उनके किरदार सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं, वो धधकते हुए विचारों और भावनाओं के प्रतीक हैं। ये भी कहा जाता है कि वो अक्सर अपने विश्वास से आगे लिखते थे, मतलब जैसे वो खुद भी जवाबों की तलाश में हों, ये जाने बिना कि कहानी आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। हाँ, उनका लेखन एक तरह की खुली खोज जैसा था। वो कोई तैयारशुदा जवाब नहीं देते थे, बल्कि पढ़ने वाले को मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देते थे। उनके किरदारों में जो अच्छाई और बुराई, विश्वास और नास्तिकता का संघर्ष दिखता है ना, वो शायद उनके अपने अंदर का ही प्रतिबिंब था। दोस्तोयेव्स्की ने कभी खुद को अविश्वास और संदेह की संतान कहा था। शायद यही वजह है कि विश्वास और तर्क के बीच का उनका ये जो शाश्वत संघर्ष है, वो आज भी हमें इतना अपना सा, इतना ज़रूरी लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोचना चाहें।